बिहार में चुनाव के शंखनाद के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में जीत की रणनीति तैयार की जा रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को पटना में एक अहम बैठक होगी। उससे पहले आज एलजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, चिराग पासवान के घर पहुंचे, जहां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन हुआ। खबर यह है कि बीजेपी बिहार में एलजेपी को 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। एनडीए के साथ ही महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर लगातार बैठक कर रहा है, मंथन कर रहा है और महागठबंधन आज अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर सकता है। महागठबंधन के करीबी सूत्रों का कहना है कि 95% सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ कुछ सीमाएं जो जिले हैं वहां पे शहरी सीट पर अंतिम चर्चा बाकी है। आरजेडी की रणनीति है कि सीटों का वितरण न्यायसंगत तरीके से हो और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाए। महागठबंधन की सदस्य पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। महागठबंधन आज अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे सकता है। पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेता सीटों की संख्या, प्रत्याशियों के चयन का प्रारंभिक शेड्यूल और महागठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज पेश कर सकते हैं। महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का आधार 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों को बनाया, जिसके आधार पर स्थानीय समीकरण को ध्यान में रख करके सीटों का बंटवारा होगा और फिर प्रत्याशियों का चयन भी किया जाएगा। महागठबंधन में असली पेच कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फंसा हुआ है। महागठबंधन में शामिल दलों में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि बिहार में आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 55 सीटें आ सकती, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। साथ ही वाम दलों के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। एक तरफ जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर है। दिल्ली में जहां पर अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन अ कंट्री सब्जेक्ट पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा नवाचार के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है और इसके लिए हमें जरूरी कदम उठाने होंगे। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और ये कहा कि आज के दौर में युद्ध पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था। युद्ध के टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने से हम सबकी चुनौतियां और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है और ऐसे में आपकी चुनौतियां और आपकी रिस्पांसिबिलिटी स्वाभाविक रूप से दोनों ये बढ़ती जा रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जब हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें 3 प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, हमें महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना होगा। तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत को आगे बढ़ने और भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेवल पर तेजी से पकड़ बनानी होगी। अगर हम ये 3 चीजें हासिल कर लेते हैं तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि रक्षा नवाचार के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें न केवल मौजूदा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी चाहिए, बल्कि भविष्य की उन टेक्नोलॉजीज पर भी विचार करना चाहिए जिनकी दुनिया ने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो गैर संपर्क युद्ध का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें इस पर फोकस करना जरूरी है और इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। डिफेंस सेक्टर में भारत की प्रगति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था और अपनी मेहनत और डेडिकेशन से हमने बहुत कम समय में अपना लक्ष्य हासिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर आज हम 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा उत्पादन और 24,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करने में सक्षम हुए हैं तो इसमें आप सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं इसके लिए आपके प्रयासों की सराहना करता हूं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय जापान दौरे पर हैं, जहां पर आज टोक्यो में नायब सिंह सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में यात्रा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के डेलीगेशन ने जापान के विदेश राज्य मंत्री से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। साथ ही सीएम सैनी ने 2026 हरियाणा इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के डेलीगेशन को आमंत्रित किया था। सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के डेलीगेशन ने जापान की प्रसिद्ध सेरेन कंपनी लिमिटेड के साथ 220 करोड़ रुपए की एक मेगा परियोजना के लिए एमओयू साइन किया है। यह परियोजना रोहतक में स्थापित की जाएगी और इससे 1700 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि यह साझेदारी हरियाणा में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। जापान के साथ इस तरह के सहयोग से राज्य की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला वकील राकेश किशोर को बार एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हें किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या फिर अधिकरण में पेश होने, वकालत करने या पैरवी करने की अनुमति नहीं होगी। बीसीआई ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया। बीसीआई ने बताया कि इस मामले में वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत उन्हें 15 दिन के भीतर सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि ये कार्रवाई जारी नहीं रखी जानी चाहिए। नोटिस के जवाब में मामले की जांच के आधार पर काउंसिल उचित और आवश्यक आदेश पारित करेगी।